चलिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। और जैसे कि आपको पता है कि यह कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ में यदि आप सीजी एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास आपको देखना चाहिए। कारण है इसका क्योंकि हम करने वाले हैं पुराने साल के पेपर, और पुराने साल की पेपर की जानकारी भैया सबको बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, तो कल हमने कुछ सवाल कर लिए थे और आज उसके आगे के सवाल हम लोग करने वाले हैं लाला। ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे भैया। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग जी। एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा ये थंबनेल वंबनेल का काम कर लेता हूँ यार। आ गए सब लोग। हम्म। शक्तिमान लोग रोज गाना सुनना है तुम लोग को, हाँ? कैसी करोगे? चलो, तो लगभग लगभग हमने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा कर लिया है। एक साथ पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है पीडीएफ के लिए। चलिए, ये लास्ट सवाल हमने कल किया था, लगभग 10 सवाल तक पहुंच चुके थे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, लास्ट में सुनाएंगे। हाँ चलो ठीक है, लास्ट में सुनाना। शेयर कर दी है सर पहले से। वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार का तो प्यार मतलब चाहिए मेरे को। सर जी एक सॉन्ग हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे बाद में, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। चलो, तो सवाल नंबर 11 है आप सभी के लिए। यहीं से हम क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं लाला आज का। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 11 बताना है आप लोग को। क्या सवाल है भैया कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? कल इसके बारे में बताया था, मैं चर्चा किया था। हाँ, कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज इसका थोड़ा सा डिटेल देखना है आपको। ठीक है, चलिए, सभी का स्वागत, सभी का स्वागत, सभी को जय जोहार। ओ, लास्ट में गाना सुनाएंगे आज स्पेशल वाला। चलो बताइए सब लोग, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? जियोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में भारत का कौन सा पोजीशन है? सबका जवाब सही आ रहा है, 7वां नंबर का पोजीशन है करके याद रखना है। थोड़े क्रम देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या बताया आपको, उस दिन भी बताया था। पहला याद रखना है रूस। रूस के बाद कनाडा। ठीक है, फर्स्ट सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अब अमेरिका याद रखना है। ठीक है, ये तीन कैसे दिखता है? ऊ जैसे। ये अमेरिका लिखने के लिए ऊ लिखना पड़ता है, तो तीन में याद रखना है अपने को अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। चार में याद रखना है चीन। चार में चीन याद रखना है अपने को। पांच में याद रखना है ब्राजील। पांच में ब्राजील। छठवां में याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में हो जाएगा हमारा भारत। कम से कम इस सात तक याद रख लोगे, काम तुम्हारा चल जाएगा। ओके, सभी का स्वागत है भैया। हम्म। ओके, वेरी गुड। तो इतना हमको ध्यान रखना है, विश्व में कौन सी स्थान है? तो सातवां। प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके सवाल करें हम लोग। एक्सप्लेनेशन में जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य पर्पस है कि सवालों को देखना, कैसे कैसे सवाल आए थे और क्या क्या उसका आंसर हो सकता है, ऐसा करके। ठीक है, प्रयास करेंगे थोड़ी जल्दी करने का। चलो, सवाल नंबर टू, सॉरी, सवाल नंबर 12 बोल रहा है, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग अंतर कितना होता है? सीजीपीएससी एस डबल ई 2014 में पूछा गया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? चलिए सब लोग बताइए, आप लोग क्या हो जाएगा इसका? हम्म। गुड इवनिंग सभी को। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या 3 घंटा, या इनमें से कोई नहीं? कल इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था।
कल इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, तुरंत बन जाना चाहिए। 12 का सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी सी करके, 2 घंटा बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपको बताया था कि ये मान लो जाए क्या है, हमारा ग्लोब है, तो इस ग्लोब में ऐसी कितनी रेखाएं खींची गई है भैया, तो इस ग्लोब में ऐसी टोटल खड़ी रेखाओं की संख्या जो है 360 है। अगर ये मेरा ग्लोब है और इसमें अगर यहां से 360 रेखाएं ऐसे खड़ी खड़ी करके खींची गई है, तो इसको एक राउंड ऐसे पूरे घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक राउंड घूमने में यदि इसको 24 घंटा लगता है, इसका मतलब यह है कि 360 जो रेखा है, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री को पार करने में भी इसको 24 घंटा ही लग रहा है। तो काट फिट के आता है 1 डिग्री या एक रेखा पार करने में लगता है 4 मिनट। तो भारत की लोकेशन कहाँ है इस ग्लोब में, तो भारत का जो लोकेशन है इस ग्लोब में कहीं यहां पास आपको देखने को मिलेगा। तो भारत जहां से शुरू हो रहा है, भारत इस रेखा में जहां से शुरू हो रहा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और भारत जहां पे खत्म हो रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस 68 से लेके 97 में आएंगे तो लगभग लगभग हमको 30 रेखा पार करना पड़ेगा। तो जब एक रेखा पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 रेखा पार करने में 120 मिनट लगेगा मेरे दोस्त, और 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा। समय की कमी है इसलिए समझाना थोड़ा सा फास्ट पड़ता है, बाकी क्लास में इसको हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। आशा करता हूं आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके है, सबको समझ में आ रहा है भैया? ओके, गुड इवनिंग। चलिए, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस में स्थित है? इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा गया है सीजी व्यापम के SAFF 2021 में आया हुआ सवाल है। कहाँ गए गे रहेस यार, अरे कहाँ कहाँ गोठिया तो जी तुम। चलो इधर देखो, अभी चालू है हमारा क्लास। हमारा क्लास का टाइमिंग फिक्स है, 6 से 7 हमारा क्लास होगा। पहले नवीन सर का क्लास होता है, फिर हेमा मैडम का क्लास होता है, फिर मेरा होता है। ठीक है, 4 से 5 नवीन सर का, 5 से 6 हेमा मैडम, 6 से 7 मेरा क्लास होता है। चलिए बताइए, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? सबको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ग्रेट निकोबार में, और ना बात तुम्हारा बिल्कुल सही है। देख लेते हैं भैया, और ये इंदिरा पॉइंट के बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पास मैंने बताया है ये 3 4 5 6 और 7, ये सब क्या है, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार के क्या है, द्वीप समूह है, ऐसा करके मैंने आपको क्लास में भी बताया है दोस्त। अब इनके क्या है, कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे इसको कहते हैं, पुरानी क्लास में भी बताया था, उत्तरी अंडमान ऐसा करके। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान, ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद ये वाला लघु अंडमान। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नीचे जो आएंगे वो निकोबार है, तो निकोबार में इसको कहते हैं कार निकोबार, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बार बार बता रहा हूं ताकि रिवीजन हो। कार निकोबार के बाद ये लघु निकोबार, और लघु निकोबार के बाद ये ग्रेट निकोबार। और यही जो ग्रेट निकोबार है वो भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, और इसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपको बोले कि इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ है, तो इस ग्रेट निकोबार में है, और यह जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। तो भैया ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम साउथ मोस्ट बोलेगा अंग्रेजी में, साउथ मोस्ट। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे याद रखना है आपको, केप कमोरिन। ठीक है, ये केप कमोरिन। तो ये जो केप कमोरिन है वो भारत का क्या है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, यह जो है भारत का क्या है, दक्षिणी बिंदु है, ऐसा करके याद रखना है। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु याद रखना है आपको इंदिरा इंदिरा
कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल जो है भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु है। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये इंदिरा कॉल कहाँ है, तो यह लद्दाख में है, ऐसा करके बिल्कुल याद होना चाहिए। चलो, तो अगर आपको उत्तरी और दक्षिणी और दक्षिणतम याद हो गया, तो आपको पूर्वी भी तो याद होना चाहिए। पूर्वी में याद रखना है की बीथू, ठीक है, की बीथू, या इसी को कहते हैं वलांगू वलांग, ऐसा करके ये क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, पूर्वी बिंदु है, और है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसा करके याद रखना है। वैसे ही पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो याद रखना है गुहार माता, या बोलते हैं इसको गौर मोता, ऐसा करके कहाँ है भैया, तो गुजरात में है। और भारत का सबसे क्या है, ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट याद होने वाली चीजें हैं। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा है। सीजीपीएससी एडीएच 2022 अभी अभी का सवाल आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। बताइए, बिल्कुल लड्डू सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। नहीं देखे होते तो हर क्लास में वर्ग 3 के लिए है कि नहीं, नहीं पूछते मेरे डियर। ये वह क्लास वर्ग 3 के लिए है, स्पेशली रूप से छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हो रहा है, उसमें जो जीएस वाला सेगमेंट है, जिसमें वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 सबके लिए है, क्योंकि सबको जीएस उसमें क्या है, पढ़ना है। ठीक है, सबको जीएस उसमें पढ़ना है, तो सभी लोग को इसको देखना है। उसमें 2 नंबर का जीएस आएगा, सॉरी 10 नंबर का जीएस आएगा सहायक शिक्षक में। ठीक है, सॉरी 15 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का जीएस है शिक्षक में, और 10 नंबर का जीएस रहेगा व्याख्याता में। साथ ही अगर कला संकाय के हैं स्पेशली आप, तो उसमें आपके 50 नंबर के तो जीएस ही हैं, साथ में 10 नंबर के और जीएस हैं। तो कला संकाय वाले के लिए 60 नंबर का जीएस। ठीक है, तो जो भी सहायक शिक्षक वाले हैं उनमें थोड़ा सा सूचना पहुंचा देंगे। ठीक है, ओके, सी करके बोल रहे हैं 14 का, बिल्कुल 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट करके याद रखना है। ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में एक रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही बोलते हैं GMT। ठीक है, GMT बोलते हैं। और वैसे ही ए है 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री रेखा, और एक रेखा है जिसको कहते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यही जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के बीचों बीच से होके जाता है, ये क्या है हमारा भारत। तो भारत के बीचों बीच से होके जाता है, तो कहते हैं कि इसी रेखा पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, तब हम लोग क्या कहेंगे, भारत में 12 बजा है करके। तो इसको हम लोग IST के रूप में यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में यूज करते हैं मेरे दोस्त। कोई पूछे तो ठीक से बता दिया करो ना, पॉपकॉर्न जैसे क्यों फूट जाते हो पारो। हाँ, अरे तुम लोग शक्तिमान लोग, कोई कमेंट वमेंट करता है तो बता दिया करो ना, तुम लोग को तो पता है ना, इतना दिन से पढ़ रहे हो, आज हमारा 11वां क्लास है, इतने दिन से पढ़ रहे हो। सहायक शिक्षक के लिए है, शिक्षक के लिए है, व्याख्याता के लिए है, साथ ही जो महिला पर्यवेक्षक हो गया, पटवारी, RI, जो भी एग्जाम है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, पुराने साल के पेपर, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में अगर कुछ आता है ऐसा, तो कमेंट कर दिया करो हाउ जी है करके। अब मेरा ध्यान इधर पढ़ाने में है, कैसे कमेंट करूंगा बताओ, कैसे जवाब दूंगा, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 15, भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा है, द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। देखो बार बार वही वही सवाल क्या होता है, रिपीट होता है। 2022 में पूछा गया था पटवारी की एग्जाम में, 2014 की एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट में अभी मैंने और कराया 2022 में ADH में भी यही सवाल आया है। तो अगर कोई सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सवाल और नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 82.5 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 82.5 का मतलब 82 और 50 नहीं है। ठीक है, 82 और 50 नहीं है। क्यों, क्योंकि
क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर ये रेखा है और ये अगर 0 डिग्री रेखा है और ये अगर 1 डिग्री रेखा है, तो इसके बीच में और कितनी रेखाएं हैं छोटी छोटी, तो इसके बीच में और ऐसी 60 रेखाएं हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट की रेखा। तो 2 डिग्री की रेखा के बीच में 60 मिनट की रेखा है, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो उस हिसाब से हो जाएगा 82.5 डिग्री और 30 मिनट बराबर आधा। तो या तो इसको अगर ऐसा लिखे रहे तब भी ओके है, और अगर ऐसा लिखा हो तब भी ओके है। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, खेलो खेलो लेकिन दिमाग से, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 16, सिंपल सा सवाल है, आराम से उड़ा दोगे। भारत जो है वह स्थित है, इंडिया इज लोकेटेड, बताइए 8 डिग्री उत्तर से लेके 37 डिग्री उत्तर में, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 30 मिनट से लेके 37 20, या 8 डिग्री 40 से लेके 38 डिग्री। कल ही कराया हूं इसको, कल ही कराया हूं, क्या तुमको देखना है और कैसे तुमको बताना है करके। ये एड आ जाता है सर बीच बीच में, उसी के तो पैसे है, क्या बताओगे, मजबूरी है यार। ठीक, कान्हा लिंक में पॉपकॉर्न जैसे फूटत रहा है, तुम शक्तिमान लोग एक दूसरे के बस सोच के देखो अपने आप को, टीचर बनने वाले हो, सबसे शानदार व्यक्तित्व तुम्हारा होने वाला है। इस प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है आपको जीवन में कभी भी, ठीक। बी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 6, एकदम चुटकियों में याद रखना है। ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट, इसके जस्ट नीचे 0 डिग्री वाला कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा, तो 1 आएगा। फिर ये 8 के बाद 9 10 करते करते ये ऐसे रेखा बढ़ रही है। भारत जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि भारत ग्लोब में जहां से कहीं पे यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, तो ये 1 2 करते करते भारत जहां पे शुरू हो रहा है खड़ी रेखाओं में, वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कैसा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत जहां पे खत्म हो रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसको याद करने के लिए कल लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, ये 4 को याद रखना, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, तो ये अगर नंबर नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता करके। और अभी भी देख लो, ये सवाल भी वैसे ही बन रहा है, देखो इसमें 4 है और इसमें 6 है, इसमें तो नहीं है कोई भी, तो आराम से क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। तो थोड़ा बुद्धि लगा के काम करो, स्मार्ट वर्क करना है, सबको रटते नहीं बैठना है, अब समय भी नहीं है रटने के लिए हमारे पास। तो 4 5 6 7 करके राउंड घूम जाना है, ठीक है। चलिए, राठिया जी वर्ग 2 या वाले हो, वाह, शक्तिमान लोग इधर ध्यान दो, गुस्सा हो जाऊंगा बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जो कि थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए बीच बीच में मेरे द्वारा रखा गया है दोस्त। तो हिंदी का जो टेस्ट सीरीज यदि लेना चाहते हैं आप, तो हमारे साथ भी एसी अकेडमी में केवल हिंदी का ही नहीं, शिक्षक भर्ती में जितने भी कोर्स हैं सभी का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि एग्जाम के पहले एग्जाम के सवालों का जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से होता है। आपको सही आकलन होता है कि कितने पानी में हैं, कौन कौन से धुरंधर है जो कि इस कंपटीशन में आपसे आगे हैं, आपको और कितना मेहनत करना है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर से वही सवाल आ गया, अभी जस्ट बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है करके, सीजी व्यापम है ना, स्टेट जीएसटी में पूछा गया है 2021 में। बार बार उन सवालों को रखने का उद्देश्य भी है ताकि आपको लगे, आपको समझ में आए कि सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है, सवाल रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वापस से क्या हो जाएगा इसमें, निकोबार के दक्षिण में, कन्याकुमारी में तो नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन फंस जाओगे अगर बोल देगा अच्छा कश्मीर में तो चलो नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे इसको कराया था वही इसमें आ जाएगा, वेरी गुड यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम लोग सवालों को देखने का प्रयास करेंगे, देख रहे हो कितना बार रिपीट हो रहा है। सवाल नंबर 18, कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरता है। देख रहे हो, सीजी व्यापम टेट 2012 में आया है, सीजी व्यापम एमबीएस 2021 में आया है, और सीजीपीएससी एसईई 2020 में आया है। अब ये सवाल को मैं रखा हूं, यहां से मैं क्या सीख सकता हूं उसको आपको बताता हूं। मान लो जाए उस समय आदमी कोई 2021 में तैयारी करने वाला आदमी को ये सोचा होगा कि भाई ये तो 2012 में आया हुआ सवाल है और इसको लगभग 10 साल हो गए हैं,
तो क्यों 21 में इस सवाल को पूछेगा करके मान लीजिए इस प्रकार के सवालों को नहीं पढ़ा रहा होगा तो उसके तो हो गए फिर जय जयकार। तो ध्यान रखना है, पुराने साल के पेपर करने से हमको बहुत लाभ होता है। देख रहे हो 12 में पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में पूछा है और अभी कर्क रेखा के कितने सारे सवाल और पूछ लिए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो कितने प्रदेश में, 8 प्रदेशों में करके कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, परसों भी बताऊंगा। तुम लोग, मैं क्या बोलता हूं, घर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जीएस को। 1 घंटा मेरे को दो, 1 घंटे में हम लोग याद करके जाएंगे कुछ। केवल और केवल यहाँ पे आप ऐसे टुक टुक देखने के लिए नहीं आए हो, चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, तब कहीं पढ़ने में मजा है भाई। लेकिन कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने से, अगर तुम 1 घंटा किसी को समय दे रहे हो, है ना, कहीं इस क्लास में समय दे रहे हो और तुमको कोई चीजें याद नहीं हो रही, तुम केवल नोट्स बना लिए, तो मैं तुमको बोलूंगा उस क्लास को देखने से कोई मतलब नहीं है। तुम अपना जाके बढ़िया बुक ले लो और उस बुक को 1 घंटा पढ़ो, कम से कम 10 लाइन तो तुमको याद होगा। क्लास का पर्पस है चीजों को याद करना। आप 1 घंटा समय दे रहे हैं तो उसमें चीजें आपको याद में होनी चाहिए। तो आपको देखना है कि इस, है ना, अगर मैं बताऊं आपको तो ये हो गया आपका ग्लोब। इस ग्लोब में ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अभी बताया जस्ट। वैसे ही इस ग्लोब के बीचों बीच में आड़ी रेखा बोलेगा तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके ऊपर के साइड में यहाँ पे हमारा भारत है, तो इस भारत से एक बीचों बीच रेखा गुजरती है लाला, ठीक है। इस भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है और इसी को कहते हैं कर्क रेखा। वैसे ही भारत के बीचों बीच से एक और रेखा गुजरती है ऐसे खड़ी वाली, ये खड़ी वाली, और इसको कहते हैं IST। सवाल पूछता है ये IST रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसा करके, ठीक है जी। IST रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और एक कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसा करके। चलो दूसरे वाले मैप में समझाता हूं इसी बात को अब, ठीक है। इसमें देखो, तो अगर आपको कर्क रेखा बोले तो ध्यान रखना है सिंपल से, कहां से गुजरता है, तो गुजरात तो पहला, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल, और ये मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद में होना चाहिए, ठीक है। क्या है ये, तो ये है कर्क रेखा, ठीक है। अभी हम लोग खड़ी वाली रेखा भी देखेंगे। तो कर्क रेखा याद रखना है आपको, 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर की ओर है भैया, ये जो हमारा भारत है वो उत्तर की ओर है, इस 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, एकदम अच्छे से याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश, और यहाँ पे राजस्थान भी है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद ये क्या है, मिजोरम। तो कभी कभी आपको बोलेगा कि इसको पश्चिम से पूर्व जमाओ, कभी बोलेगा पूर्व से पश्चिम जमाओ, तो लापरवाही का कोई भी यहाँ पे स्थान नहीं है, आपको अच्छे से चीजें याद रखनी है। दूसरा सवाल बोलेगा कि खड़ी वाली रेखा बता दो, ये खड़ी वाली रेखा यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से सॉरी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहां कहां से गुजरता है बोलेगा, तो पहला यूपी, ठीक है। टोटल कितने राज्य, 5 राज्य, टोटल 5 राज्य, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है वो टोटल कितने, 8 राज्य। तो ये छोटा छोटा चीज है, मैं घोर घोर के बताऊंगा, जिसको बोर लग रहा है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, लेकिन याद रखना सिलेक्शन उसी का होता है जो बोरियत से उठ के उस बोरिंग चीजों को बार बार करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो आप पढ़े हुए हैं सवाल वहीं से आएंगे, और अगर आप नहीं बनाएंगे उस दिन आपको बहुत दुख होगा कि यार इसको मैं पढ़ा था लेकिन मेरे को याद है, मैं तो जानता हूं करके क्लास नहीं किया, इसको याद नहीं किया, और आज मेरे सवाल बन नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो केवल ज्योग्राफी याद नहीं रखना है आपको, और कम से कम 10-15 सब्जेक्ट याद करके जाना है, इसलिए रिवीजन सबसे मस्ट चीजें हैं। तो 5 राज्य कौन से हैं, यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे, ट्रिक है, उत्तर में छत उड़ी, कैसे उड़ी, आंधी से उड़ी, ठीक है। ये उत्तर में छत उड़ी आंधी से, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से
ओडिशा, और आंधी से याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके जब चीजों को याद रखोगे तो चीजें क्यों याद नहीं होगी उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 20, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है मेरे ख्याल से ये। चलिए इसको बताइए, सवाल नंबर 19, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब समय पूरा करता है जी, बताओ। एक घूर्णन, ये भी किस में पूछा है, देखो टेट में पूछा है, टेट में, टेट के वर्ग है ना, पेपर फर्स्ट में पूछा है 2021 में। ये जो पृथ्वी है ऐसा एक बार घूमने में कितना समय लेता है, सबको पता होना चाहिए। हम्म, बताइए। जमाने के लिए बोलेगा तो गुजरात पहले आएगा, शक्तिमान लोग। जमाने के लिए बोलेगा तो गुजरात पहले आएगा ना जी। ये गुजरात पहले आएगा फिर राजस्थान आएगा, इधर से आ रहे तो पहले गुजरात फिर राजस्थान फिर एमपी फिर छत्तीसगढ़ फिर झारखंड फिर पश्चिम बंगाल फिर त्रिपुरा फिर मिजोरम। ये तो सबको पता है। सवाल और पूछेगा कि कौन कौन सा राज्य है जिससे दोनों रेखा गुजरती है, तो ये देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दिख रहा है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों रेखाओं से गुजरती है। ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है, दोनों रेखाओं से गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और आईएसटी रेखा भी गुजरती है करके। एक घूर्णन में कितना समय लेते हैं जी, तो एक बार घूमने में, ठीक है, एक घूर्णन में ऐसा ये एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लेता है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि पूरा सूर्य के एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है, 365 दिन, ठीक है। तो 365 क्या है, ये एक घूर्णन में है, ठीक है, ये है एक घूर्णन में। और ये हो जाएगा सूर्य, सूर्य की परिक्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 365, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में कितना, 24 घंटा। चलो आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो, भारत की मानक समय जिस देशांतर पर आधारित है वह किस नगर के समीप से गुजरता है। सीजी व्यापम स्टेट जीएसटी 2018 का सवाल है जी, बताइए। द लॉन्गिट्यूड ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड पासेस नियर विच सिटी, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद या कोलकाता। चलिए बताइए कहाँ कहाँ है। सर आप 12 घंटे वाले क्लास, हाँ, कब चलाते हैं, कितने बजे चालू होता है बता देते हैं, वही टाइम में मैं जुड़ता। हाँ, तो इस क्लास में भैया 6 से 7 हमारी टाइमिंग रहती है, ठीक है। मेरी क्लास 6 से 7 रहती है, रोज इसी टाइमिंग में रहेगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा। अपने दोस्तों को बता देना, सबको बता देना जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर पुराने पेपरों की जानकारी चाहिए तो 6 से 7 जुड़िए, बिना किसी तैयारी के जुड़ेंगे तब भी मेरा विश्वास करिए, चीजों को याद करा के घर भेजूंगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इलाहाबाद बिल्कुल सही है। कभी कभी आपको इलाहाबाद की जगह में क्या दे देगा, प्रयागराज करके दे देगा। अब समझते हैं मैप में। तो मैप में मैंने आपको बताया कि ये एक रेखा है जो कि क्या है, आई एस टी है, और इस आई एस टी रेखा के जो किनारे एक शहर है इस उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रयागराज, ठीक है। ये प्रयागराज, इसी को कहते हैं हम लोग इलाहाबाद। पहले इसको कहते थे इलाहाबाद, अब इसको कहते हैं प्रयागराज। कभी कभी नैनी करके भी दे देगा, ठीक है, कभी कभी नैनी करके दे देगा। तो याद रखना है आईएसटी के किनारे बसा हुआ शहर है बिल्कुल इलाहाबाद। तो आपको ये भी तो पूछ सकता है कि ये बताओ कि इस कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर स्थित है करके। तो कर्क रेखा वाले में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इस झारखंड में एक शहर, और इस झारखंड में शहर का नाम है रांची। तो अगर बोले कर्क रेखा में बताओ करके, तो कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची, और आईएसटी रेखा पर स्थित शहर है प्रयागराज, इलाहाबाद। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 21, जब भारत में शाम के 8:30 बजे हैं तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। अब इसको बताओ, सीजी व्यापम टेट 2014 का सवाल है, इसको जो बता डाला लाइफ उसका झिंगा लाला। चलिए इसको थोड़ा बताइए, कॉन्सेप्चुअल सवाल सवाल है ये ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जब भारत में शाम के 8:30 बजे रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा। सीजी व्यापम टेट 2014 का सवाल है भैया। हम्म, चलिए बताइए, ये थोड़ा सवाल बताओगे तब जानेंगे ना। व्हेन इट इज 8:30 PM इन इंडिया, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम इन इंग्लैंड, बताइए सब लोग। हाँ, सभी पीवाईक्यू कराएंगे, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप सवालों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ठीक है दिव्या चंद्रा जी, ठीक है।
सब लोग क्या बोल रहे हैं, शाम का बजे रहेगा 3 बोल रहे हैं, सवा है ना, शाम का 3 बजे रहेगा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये है हमारा ग्लोब और ये है क्या, 0 डिग्री रेखा, ठीक है, 0 डिग्री रेखा। और इस 0 डिग्री रेखा के थोड़ा आगे में यहाँ पे एक रेखा है जो कि क्या है, 82.5 डिग्री रेखा, जो कि भारत के हिसाब से समय चलता है। ये 82.5 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में समय का अंतर होता है कितना, 4 मिनट। तो यहाँ पे 0 से लेके 82.5 जाने में मुझे कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा मुझे 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यदि आप सूर्य हैं और ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी घूम रहा है ऐसे, तो पहले ये भारत के इस 82.5 डिग्री वाली रेखा में जो लोग हैं उनको सूर्य दिखेगा। उसके 5.5 घंटा बाद इस 0 डिग्री में जो रेखा में जो लोग रह रहे हैं उनको सूर्य दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे इस 82.5 डिग्री में अगर 12 बजा हुआ है, ठीक है, अगर अगर विश्व की घड़ी के हिसाब से, विश्व की घड़ी के हिसाब से, इसमें मैं स्पेशली इसको अच्छे से लिख देता हूं, समझ में आया आपको, कि यदि विश्व की घड़ी के हिसाब से, विश्व की, ठीक है, विश्व की घड़ी के हिसाब से अगर बोले यहाँ पे 12 बजा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी 12 बजा हुआ है, कॉमन सी बात है। लेकिन भारत की जो घड़ी है, भारत की जो घड़ी है वो क्या है, 5.5 घंटा आगे है। मतलब यहाँ पे, ठीक है, भारत की घड़ी के हिसाब से अगर यहाँ पे 5.5 बजा रहेगा तो यहाँ पे क्या बजा रहेगा, 12 बजा रहेगा। हालांकि भारत की घड़ी के हिसाब से तो यहाँ पे भी 5.5 ही बजा रहेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब विश्व की घड़ी में इंग्लैंड में 12 बजे रहेगा तो भारत की घड़ी में, भारत में कितना बजे रहेगा, 5.5। क्यों, क्योंकि हमको चीजें 5.5 घंटा पहले दिखती है सूर्य के कॉन्सेप्ट में। हमारे यहाँ अगर सुबह हो रहा है तो उसके 5.5 घंटा बाद सुबह कहाँ होगा, सुबह होगा ब्रिटेन में। तो सिंपल याद रखना है, पहले हमारे यहाँ 12 बज चुका है, हमारे यहाँ 12 बज चुका है, और उसके 5.5 घंटा बाद यहाँ 12 बज रहा है। तो जब यहाँ 12 बज रहा है तो हमको तो 5.5 घंटा हो गया है, तो हमारे यहाँ कितना बज चुका है, 5.5 बज चुका है। वैसे ही कह सकते हैं कि यहाँ अगर 8:30 हो रहा है, ठीक है, भारत में अगर 8:30 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी 3 बजा हुआ है। यहाँ शाम का 8:30 हो रहा है तो यहाँ शाम का 3 बजे हुआ है। 5.5 घंटा बिल्कुल आगे, घड़ी में आगे करना है भैया आपको, ठीक है। डी होगा क्या सर, 3:30, 3:30, अरे ये तो 3:30 ना, 5 घंटा, 5.5 घंटा बोला है जी। तो 5.5 घंटा कैसे होगा, ये 3 में 5.5 घंटा जोड़ोगे तो तभी तो 8:30 होगा ना यार। ये 3 में जोड़ोगे तभी 8:30 होगा, तो 3 बजे रहेंगे, ठीक है। 3 में 5.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:30, ना कि 3:30, ठीक है। जोड़ना थोड़ा ठीक से है भैया, आगे बढ़ो, ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, भारत द्वारा पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग आच्छादित है। सीजी व्यापम हॉस्टर वार्डन 2014 का पेपर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय इंडिया, कितना परसेंट है, कल ही बताया था तुमको। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई बताए प्लीज। हुआ है अभी लगभग 10-12 सवाल, चलो बताओ कितना परसेंट है। 2.4% है, 3.4, 5.5, कल ही बताया हूं 2.4%। बिल्कुल लड्डू सवाल है, तुरंत निपटा दोगे इसको, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 23, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीजी व्यापम टेट 2014 में पूछा गया है। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, वेयर डू द सन रेज फॉल वर्टिकली। चलिए बताइए, इसको जो बता डाला, हाँ उसका लाइव झिंगा लाला, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा, या कर्क रेखा पर होगा। एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एट द साउथ पोल, एट द इक्वेटर एंड एट द नॉर्थ पोल। बताइए क्या हो जाएगा। 22 का, 23 का बताइए। ये थोड़ा सवाल अच्छे लेवल का सवाल है, चलिए बताइए, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे अभी। सवाल नंबर 23 का क्या बोल रहे हैं सब लोग, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल
जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि ये है क्या? पृथ्वी, और इस पृथ्वी में बीचों बीच में एक रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जब भूमध्य रेखा पर ही सूर्य होगा, भूमध्य रेखा पर ही सूर्य होगा, तो इसकी जो रोशनी है, इसकी जो रोशनी है यहाँ पे कैसे पड़ेगी? सीधी पड़ेगी, इधर पड़ेगी तिरछी। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी तिरछी और यहाँ पे भी क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी लाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सूर्य जब तुम्हारे सिर पर रहेगा तभी तो 12 बजे रहेगा, वैसे ही जब सूर्य भूमध्य रेखा पर रहेगा तभी रात और दिन क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। अगर सूर्य इधर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, मान लीजिए सूर्य ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा और रात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मान लीजिए सूर्य इधर गति कर रहा है, नीचे के साइड में, तो इधर दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और रात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं बताता हूं कि सूर्य जो है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को एकदम नीचे आ जाता है, और इसी 22 दिसंबर को, है ना, इसी 22 दिसंबर को हमारे भारत में इस वाले जगह में, चूंकि हमारा भारत ऊपर है और सूर्य अगर नीचे आ जाता है तो रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए 22 दिसंबर को भारत में दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा दिन बोलेगा तो 22 दिसंबर। वैसे ही सूर्य जो है वह 21 जून को, ठीक है, कब? 21 जून को सूर्य जो है वह ऊपर आ जाता है, बिल्कुल इस रेखा में। ठीक है, बिल्कुल भारत के पास आ जाता है, ऐसे बिल्कुल भारत के पास आ जाता है सूर्य गति करके, ये बिल्कुल भारत के पास। तो 21 जून क्या होता है? सबसे सबसे बड़ा दिन। ये सब तो बताया हूं यार, ये सबसे बड़ा दिन होता है, तो इतना आपको बिल्कुल याद में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24। विश्व में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? सीजी व्यापम 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सीजी व्यापम 2015 में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज द इंडिया टोटल एरिया इन द वर्ल्ड एंड हाउ मच ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया? चलिए बताइए, बहुत लड्डू सवाल है, बिल्कुल इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हाँ, 21 जून सबसे बड़ा और 22 दिसंबर सबसे छोटा। वेरी गुड यार। ठीक, 24 का क्या बोल रहे हैं? करके बोल रहे हैं 2.42% क्या है? आपका एरिया है। ठीक है, ये क्या है? एरिया है, और ये क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तो जनसंख्या बोलेगा तो 17.5 रखे हैं, और एरिया बोलेगा तो 2.4%। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए। 25 नंबर का सवाल, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन। देखो कितना बार पूछा गया है, 23 में पूछा गया, लगातार 24 में पूछा गया, टेट में पूछा गया है, सीजी व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, कोई सवाल सरल या बहुत कठिन नहीं होते हैं, बस इतना है कि हमने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो सरल है, नहीं पढ़ा है तो कठिन है। यही सवाल किसी के लिए सरल हो सकता है, यही सवाल किसी के लिए कठिन हो सकता है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो है वह ऐसे घूम रहा है, ये है हमारा पश्चिम और ये है पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड। कैसे? ये पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद में रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 226। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 50 बार हो गया, 50 बार हो गया इस सवाल को अभी करते करते। दिखाया, अभी दिखाया है, देखो 2025 में आया है। अभी और दिखाता हूँ इस सवाल को, कहाँ पढ़े थे लाला, कहाँ पढ़े थे? इंपॉर्टेंट को समझो, इंपॉर्टेंट को समझो। ठीक है, कर्क रेखा, ये देखो, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा किन प्रदेशों से गुजरती है? अब बताओ, 2012, 2021, 2020, 2025, 2025। तो सवाल रिपीट होते हैं, मैं बताना चाहता हूं, अभी भी सवाल रिपीट होते हैं। एग्जामिनर कहाँ से सवाल लाएगा, कहाँ से सवाल लाएगा? पीवाईक्यू कर लो, काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू करा रहा हूं आप लोग को, इसलिए थ्योरी नहीं, पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है जी। पुराने साल के पेपर करो, चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, है ना। आपके 70 से 80% तैयारी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा इसमें, है ना। झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, इस मणिपुर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट
अच्छा चलिए, स्कूल व्याख्याता की बात करें या किसी भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, साथ पीएससी एकेडमी में इसकी तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लेना है भैया। टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सवालों के अंदाजे होंगे, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको स्थापित करना है कि कैसे अगर कोई सवाल मुझे नहीं भी आ रहे हैं तो क्या मैं उसको छोड़ सकता हूं, बना सकता हूं। जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो आपको टेस्ट सीरीज लगाने से ही आते, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। सभी के टेस्ट सीरीज जो है संचालित हो रहे हैं, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, कोई भी महिला पर्यवेक्षक हो गया, कुछ भी, सभी के लिए टेस्ट सीरीज संचालित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत के तटवर्ती एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक लाया हूं मैं एप्लीकेशन में, बिल्कुल शानदार तरीके से फ्री कंटेंट में ये सब डलवाऊंगा। कैसे डलवाऊंगा? पूरा टिक लगाया हुआ डलवाऊंगा। तुमको क्या करना है, चुपचाप उसको पढ़ना है, चुपचाप उसको क्या करना है, पढ़ना है। जितना एक्सप्लेन किया हूं उसको पढ़ना है, सब चीज रहेगा उसमें, केवल सवाल नहीं रहेंगे उसमें, जो एक्सप्लेन किया हूं वो भी रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सब लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। साथ पीएससी एकेडमी सर आपकी क्लास देखने में हो जाएगा ना इंडियन जी? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं पूरा कराऊंगा, बोल रहा हूं। अभी कितना तारीख को पेपर है आपका? अक्टूबर में, 11 अक्टूबर को। अभी क्या चल रहा है? अगस्त, ठीक है। पूरा इंडियन जीएस का बस 1 घंटा देना है, ये पूरा भी खत्म करूंगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री चालू करूंगा, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, उसके बाद साइंस। 5 जो सब्जेक्ट हैं आपके 15 नंबर के, मेरी जिम्मेदारी है वो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सहायक शिक्षक का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, सभी के टेस्ट सीरीज चल रहा है। बार बार बताने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे नए हैं, बाद में बोलते हैं सर बताया नहीं आपने, तो सुन लीजिए। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं सभी हमारे यहाँ संचालित हो रही है, टेस्ट सीरीज लगाना अनिवार्य है आपको दोस्त, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट पहला नंबर का सवाल है जो कि सीजीपीएससी एबीओ में पूछा गया है 2013 में, कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? चलिए बताइए कौन सी खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है लाला? बिल्कुल, सब्र रखिए, धीरे धीरे पढ़िए। मैं क्या बोल रहा हूँ, घर में आपको जीएस नहीं पढ़ना है। जो सहायक शिक्षक वाले हैं उनको विशेष बोल रहा हूँ, जो शिक्षक भर्ती में 10 नंबर की तैयारी कर रहे हैं जीएस की, उनको बोल रहा हूँ, जो व्याख्याता में 10 नंबर की तैयारी कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। उनको नहीं पढ़ना है घर में, उनको केवल और केवल मेरे साथ पढ़ना है। उतने से हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भगवान भरे से है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा, इतना बात को ध्यान रख लो, ठीक है। वो 10 नंबर के लिए आपको और इधर उधर नहीं करना है। घर में आपको केवल और केवल आपके कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके अलावा और नहीं। बताइए कौन सी खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? बताएंगे सब लोग? हाँ, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है भैया। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये आपका भारत है और यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा क्या? श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पास एक द्वीप है, ये एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पास एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम याद रखना है आपको, पंबन द्वीप, ऐसा करके, ठीक है। इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम याद रखना है पंबन द्वीप। अच्छा, द्वीप क्या होता है? तो द्वीप वह क्षेत्र है जो कि चारों साइड से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। अब ये जो पंबन द्वीप है ना, ये जो पंबन द्वीप है, और ये तमिलनाडु में है, चूंकि ये वाला एरिया तमिलनाडु है, इसके ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, और इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाक की खाड़ी, ठीक। अच्छा, आपके लिए नया शब्द खाड़ी भी है। ये खाड़ी क्या होता है भैया? तो खाड़ी वह क्षेत्र है जो कि 3 ओर से भूमि से घिरा हो। जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे भूमि से घिरा है? तो इधर भी भूमि से घिरा है, इधर भी भूमि से घिरा है, इधर भी भूमि से घिरा है, और केवल इस ओर वर्ष से किससे घिरा है? जल से घिरा है। तो वह क्षेत्र जो 3 ओर से भूमि से और केवल एक ओर से जल से घिरा हो उसको कहते हैं खाड़ी। तो यहाँ पास भी ये जो क्षेत्र है, ये जो एकदम छोटा क्षेत्र है, वो 3 ओर से किससे घिरा है? भूमि से, और एक साइड से जल से। इसको पाक की खाड़ी कहते हैं, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। याद रखना है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में, और ये श्रीलंका को भारत से अलग करने का काम करता है। तो इन सबको आपको अच्छे से याद में रखना है। अच्छा, और एक बात याद रखना है, यहीं पे क्या है? छोटा सा ऐसा जल मार्ग है, और उस जल मार्गों को कहते हैं पाक जल संधि। तो आपके लिए फिर नया शब्द आ गया, जल संधि। इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। अब ये जल डमरू मध्य बोल रहा है, तो डमरू का कुछ न कुछ तो योगदान होगा, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ डमरू होता है।
अब इस डमरू में आपको ये जो है बिल्कुल पतला एरिया दिख रहा होगा, यही पतला जो एरिया है वो क्या है, जल मार्ग है। ठीक है, यही पतला एरिया जल मार्ग है, और ये क्या है, हो सकते हैं भूमिखंड हो सकते हैं, ये भूमिखंड है और ये भी क्या है, भूमिखंड है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा क्या है, एक भूमिखंड है और ये क्या है, भूमिखंड है। बीच में पतला जल मार्ग है जिसको कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ऐसे करके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पाकिस्तान तो नहीं है, तो ये पाक कहाँ से आ गया? तो ये पाक नाम का आदमी जो है वह एक प्रकार का ब्रिटिश है, जो कि इस मद्रास का, इस तमिलनाडु का क्या था, गवर्नर था, और अपने ही नाम पे लिखवा दिया है पाक जल संधि ऐसा करके। तो इस प्रकार की चीजों को आपको याद रखना है, और क्लास अच्छी लगी है तो फिर ठो को लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, फिर से वही सवाल है, पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 का सवाल पूछा गया है भैया। चलिए 13 का सवाल पूछा गया है, पाक एवं पाकिस्तान और भारत के बीच में, भारत और ओमान, श्रीलंका और भारत, या भारत और मालदीव। अभी बताया पाक जल संधि, तो अगर जल संधि बोले तो याद रखना है पाक जल संधि, अगर खाड़ी बोले तो खाड़ी में याद रखना है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका में खाड़ी बोले तो मन्नार की खाड़ी, जल संधि बोले तो पाक जल संधि, आराम से उड़ा दोगे। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, जहां पे आवश्यकता है वहीं पे देखो, रिपीटेड होते हैं सवाल, सवाल रिपीट होते हैं। 2014 में फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी स्थित है करके। अभी बताया हूं कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो जहां पे आवश्यकता है वहीं पे समय देना है, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? अब ये सवाल को देखो कितना बार पूछा गया है, 13 में पूछा है एएनएम में, 14 में पूछा है, 21 में पूछा है बीएड में, हो सकता है अभी भी इस प्रकार के सवाल बने। चलिए बताइए, अंडमान निकोबार का सबसे लंबा है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, या तमिलनाडु का? कल भी इसको याद कराया था, आज भी इसको याद करा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं क्या? सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गुजरात सही है। चलिए तट जलीय सीमा रेखा की बात कर लेते हैं, तो जहां पे जल के साथ में भूमि और जल का जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वही तो जलीय सीमा रेखा है। तो ये गुजरात से लेके ये वाला जो पूरा क्षेत्र है आपका भारत में, ये क्या है, आपका जलीय सीमा है। ठीक है, ये क्या है, आपका जलीय सीमा है। लेकिन ये जो जलीय सीमा है वह कैसी जलीय सीमा है? मुख्य भूमि का जलीय सीमा है। आपको यहाँ पे लक्षद्वीप भी देखने को मिलेगा, तो क्या इसके गोल भंवर घूमेंगे तो जलीय सीमा नहीं मिलेगा हमको? यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, ये भी हमारा ही हिस्सा है, तो उसके गोल भंवर घूमेंगे तो क्या हमको जलीय सीमा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो दूसरा बात याद रखना है आपको, द्वीप सहित, द्वीप सहित जलीय सीमा ऐसा करके दोनों डाटा आपको याद रखना है। थोड़ा जोर देके बोल रहा हूं, अपडेटेड है। ठीक है, जोर देके बोल रहा हूं, अपडेटेड डाटा है। तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है? पहले इसको कह देते थे हम लोग 6100 किलोमीटर पहले। ये कब की बात है? पहले की बात है। अपडेटेड डाटा याद रखना है 7777, सॉरी 777, और कितने बार है? 7 3 बार, तो 7773.3 के बाद 4, 4 के बाद 8। ठीक है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? मुख्य भूमि का। द्वीप सहित मिलाएंगे तो पहले कितने बोलते थे? पहले मैंने आपको बताया है 7516.6 करके, 7516.6 किलोमीटर करके। अपडेटेड क्या है? अब क्या है? तो अब याद रखना है 11098 और 8.1 किलोमीटर ऐसा करके। तो अपडेटेड डाटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इसको याद रखना है। अब ये अपडेटेड है, ठीक है, ये अब वाले को याद रखना है। वैसे ही थोड़ा इसको भी देख लो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके स्थल भूमि वाला, या इसको कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। ये क्या है आपका? इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, ये है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब राज्य पूछेगा आपको, राज्य बताओ करके, तो ये राज्य कौन सा है? गुजरात। ये राज्य गुजरात। ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ये कौन सा है? गोवा। ये कौन सा है? कर्नाटक। ये हो जाएगा केरल। केरल के बाद ये
तमिलनाडु, ठीक है, और तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये ओडिशा, और ओडिशा के बाद ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो कितने ऐसे मुख्य भूमि में हैं राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं? तो टोटल 9 राज्य करके याद रखना है। तो आपको बोलेगा इंटरनेशनल बॉर्डर में कितने राज्य हैं? तो इंटरनेशनल बॉर्डर में 16 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेगी। अब ये पूछेगा कि इस जलीय सीमा में कौन लंबा सीमा बनाता है, कौन छोटा? गुजरात में सबसे लंबा, ठीक है, गुजरात सबसे लंबा। ये जो गुजरात का मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये जलीय सीमा सबसे लंबा है। दूसरा याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, तो गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र। प से पश्चिम बंगाल, प से याद रखना है पांचवा, उधर पांचवा तो इधर छठवा, छठवा में याद रखना है केरल, इधर छठवा तो उधर सातवां। तो तमिलनाडु हो चुका है, आंध्र प्रदेश हो चुका है, वेस्ट बंगाल हो चुका है, उड़ीसा आ जाएगा छठवा, उधर छठवा तो इधर सातवां। अब बचा है गोवा और कर्नाटक, तो कर्नाटक ही लगाओगे सातवां, सॉरी छठवा डबल हो गया क्या? ठीक, छठवा डबल हो गया है, तो ये छठवा, ये सातवां, और ये हो जाएगा आठवां, और गोवा हो जाएगा नौवां। तो इतना सवाल आपको बिल्कुल आना चाहिए, तब कहीं जाके काम बनेगा भैया। इतना आपको बिल्कुल आना चाहिए, तब कहीं जाके काम बनेगा, ठीक है। और अगर आपको उसमें पूछे तो कम से कम एक तो याद रख सकते हो, एक याद रखना है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है वह इस स्थलीय सीमा में सबसे लंबा है। बस काम यहाँ पे खत्म है। आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो ये देखो, वही सवाल पूछ दिया, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट है? सीजी व्यापम 2013 में पूछा गया है। अभी बताया हूं कितने हैं? 9, ठीक है, कितने हैं? 9। और अगर आपको वो बोले अंतरराष्ट्रीय सीमा तो 16 राज्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 6, भारत पाकिस्तान के बीच में निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? सीजीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 में पूछा है। एक जो सवाल आ रहा है उससे रिलेटेड पूरा सवाल खत्म कर देंगे, पूरा सवाल खत्म कर देंगे। सवाल नंबर 6, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डुरंड है, या हिंडनबर्ग रेखा है? सबको पता है, सबका सही जवाब है रेड क्लिफ जो है वह क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो बाकी को भी देख लेते हैं लाला। तो हमको पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में, यहां से हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ये ऐसे क्या हो रहा है? भारत में शुरू हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। चलो, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अंतर और एक राष्ट्रीय। अंतर का मतलब क्या होता है? दो के बीच में, और क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय मतलब दो राष्ट्रों के बीच में। तो दो राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा भारत होगा, दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में जुड़े हैं हम लोग, और किसके साथ में जुड़े हुए हैं भैया? और किसके साथ में? तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान। वैसे ही ये जो है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? चीन है। ये बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है? तो इसको याद रखना है आपको, नेपाल। यहां पास क्या है? तो यहां पास है भूटान, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? तो ये याद रखना है म्यांमार। और नीचे के साइड में ये जो पूरा क्षेत्र है ये किसका बॉर्डर है बोलेगा? तो इसका नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब आपको पूछेगा कि ऐसे कितने देश हैं जिसके साथ हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं करके। तो आपको बताना है लाला कि पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन हो गया 3, नेपाल हो गया 4, भूटान हो गया 5, म्यांमार हो गया 6, और बांग्लादेश हो गया 7। तो 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो बना रहे हैं, तो ये भी तो सवाल पूछ सकता है कि इन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में कौन से ऐसे देश हैं जो कि हमारे साथ में सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, बचपन में भूत की अफवाह, ठीक है, बचपन में भूत की अफवाह करके याद रख लो, तुम जीवन में नहीं भूलोगे, जीवन में नहीं भूलोगे बचपन में भूत की अफवाह। तो सबसे लंबा हमारे साथ में, भारत के साथ में सीमा रेखा, भारत के साथ, ठीक है, सीमा रेखा
ये भारत के साथ में कौन सीमा रेखा लंबा बनाता है? तो ब से याद रखना है आपको बांग्लादेश, आराम से। च से याद रखना है चीन, प से याद रखना है पाकिस्तान, ठीक है। ना से याद रखना है आपको नेपाल, में से याद रखना है म्यांमार, भूत से याद रखना है तुमको भूटान, और अफवाह से याद रखना है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार चीजें आपको बिल्कुल इजी वे में याद हो सकती है। दूसरा चीज जो हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर के बारे में, तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। और ये जो रेड क्लिफ है इसको कब खींचा गया है? तो 1947 में। वैसे ही आपको और क्या पूछेगा? वैसे ही आपको ये बोलेगा कि ये चीन है, ये जो चीन है, और यहाँ पे क्या है आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान है और ये भारत है। तो अफगानिस्तान और भारत के साथ में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड। पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ, अफगानिस्तान के साथ में डूरंड, चीन के साथ में क्या है? तो चीन के साथ में याद रखना है मैकमोहन, ठीक है, चीन के साथ में मैकमोहन करके। और ये मैकमोहन खींचा गया है 1914 के शिमला समझौता में, ठीक है, 1914 के शिमला समझौता में जो है वह इसको खींचा गया है। ये जो है डूरंड रेखा वो 1893 में खींचा गया है, पाकिस्तान वाला 1947 में। नेपाल के साथ में कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है, भूटान के साथ में कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे याद रखना है एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है अराकान, अराकान व्योमा पर्वत। तो अराकान व्योमा पर्वत जो है वो म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बांग्लादेश है इसका जन्म तो ना 1971-72 के आसपास हुआ है, जब युद्ध हुआ था उसके बाद। पहले तो ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो जो आदमी भारत और पाकिस्तान के बीच में इधर रेखा खींचा है वही आदमी यहाँ पे भी रेखा खींचा है। तो भारत और पाकिस्तान के साथ में अगर आपको सीमा रेखा बोले तो यहाँ भी रेड क्लिफ ही आपको याद में रखना है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ भी रेड क्लिफ याद रखना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको वादा करता हूं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा और ईमानदारी से बिल्कुल सारे ही सवाल हम लोग करेंगे दोस्त। बाकी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और रोज मेरे से मिलेंगे आप 6 से 7 के बीच में, इसी प्रकार के सवाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, घर में बिल्कुल आपको जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 कला संकाय को छोड़ के, और व्याख्याता। बाकी कला संकायक वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके भी सिलेबस में 10 नंबर का जीएस है और 50 नंबर का विशेष जीएस है, तो उन सबको भी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। अब पूरे सवाल बन जाएंगे हमारे। देखो, सीजी व्यापम ANM 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? चलिए बताइए कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? अभी हमने देखा है, ठीक है। चलो चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ओके ओके डियर, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें देखेंगे हम लोग वापस से पाकिस्तान के साथ में और भारत के साथ में सीमा रेखा। बिल्कुल चीजों को मैप से पढ़ना है, मैप से पढ़ने से चीजें आपको याद होती है, ठीक है, मैप से पढ़ने से चीजें आपको याद होती है। चलिए बताइए भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? ये हो गया है, यहाँ पे आए हैं, पाकिस्तान को स्पर्श करता है। बताइए पाकिस्तान को कौन से स्पर्श करता है भैया? पंजाब करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली? आप लोग क्या बोलोगे? सर पंजाब करता है, ठीक है, पंजाब करता है। देख लेते हैं राज्य। तो राज्य स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? पहला राज्य क्या है? गुजरात। और गुजरात के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां तक क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये क्या है? पंजाब। और पंजाब के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद ये लद्दाख। तो इतने यहाँ पे देखने को मिल देंगे, 1 2 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बॉर्डर बना रहे हैं किसके साथ में? तो बॉर्डर बना रहे हैं इस रेड क्लिफ के साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो सवाल हम लोग याद रख सकते हैं 3 + 2 के पेयर में याद रख लो।
अफगानिस्तान में 0+1 क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पे राज्य नहीं है, केवल लद्दाख के साथ में बॉर्डर है। चलो चीन का देख लेते हैं एक बार। तो चीन का देखोगे तो याद रखना है, ये पहले क्या हो गया? लद्दाख। लद्दाख के बाद ये छोटा सा क्या है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये बॉर्डर क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पे फिर ये नेपाल चालू हो गया। आगे आएंगे तो छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है सिक्किम से, और ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से। तो चीन में याद रखना है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। वैसे ही आप थोड़ा सा देख लीजिए इस नेपाल का, तो पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य हो जाएगा बिहार, चौथा राज्य यहाँ पे छोटा सा याद रखना है आपको वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये सिक्किम। तो ये जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। वैसे ही इस भूटान को देखेंगे तो ये भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। वैसे ही ये म्यांमार जो है वो इस अरुणाचल प्रदेश, इस नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, तो ये भी 4, और ये बांग्लादेश जो है वह 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है मेरे दोस्त। तो 5 वाले केवल 2 ही हैं, एक याद रखना है इस बांग्लादेश को और एक याद रखना है इस नेपाल को। बाकी 4 में चीन है, 4 में म्यांमार है, और ये 4 में भूटान है। ठीक है, तो ये 4 वाले हैं, नीचे 2 5 वाले हैं, और ये क्या है? 3 वाले, ये पाकिस्तान 3 वाले। तो इस प्रकार चीजों को मैप वाइज जब पढ़ते हैं तो आपको चीजें आसानी से याद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 8। भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा। देखिए कितना मस्त सवाल है। हॉस्टल वार्डन 2014, यूपीपीएससी प्री 2018 का सवाल है। तो बिल्कुल आपको कैसे क्वेश्चन है सर जी, सबको अच्छे लगते हैं क्या? क्या बोल रहे हो शक्तिमान लोग? थोड़ा अच्छे से बोलो, समझ में तो आए। चलो, तो भारत और चीन देशों के विभक्त करने वाली सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, मैकमोहन स्टेफर्ड लाइन। अभी बताया भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन के बीच में क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। कब खींचा गया है? है ना, कब खींचा गया है? 1914 में। 14 में कौन सा समझौता? शिमला समझौता। तो बिल्कुल आपको ये देखो मैप में देखने को मिल रहा होगा स्पष्ट रूप से। अभी हमने इसका सवाल किया है भैया, ठीक है, ये अभी हमने सवाल किया है। और सभी के लिए विशेष जानकारी ये है कि कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे प्रिय सर नवीन सर का क्लास होने वाला। प्लीज सर बच्चों को थोड़ा बता दीजिए, कहीं जाए नहीं ये लोग। जी हाँ साथियों, अगला क्लास आप लोग का कंप्यूटर का होने वाला है, तो बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार अपना सादे पीएससी एकेडमी को देते रहिए। और बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, है ना। जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, और ऐसे ही एनर्जी मेंटेन करेंगे। हम लोग ऐसा ही नया नया कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल सर बच्चे आपको देखने से 400 हो जा रहे हैं, मतलब आपके आने से रौनक आ गई। बोलते हैं ना, आप आए बाहर आया, वैसी वाली कुछ बात है। अच्छा, बच्चों को एक प्रॉमिस कर दीजिए सर कि उनके जो 5 नंबर के कंप्यूटर के सेगमेंट है उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वहां से एक भी प्रश्न अपन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल पूरा क्वेश्चन वहां से अपन उड़ा के लेके जाएंगे, 5 में से 5 स्कोर करके ही छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, टॉपिक वाइज सवाल करना है। तो मैं यहीं पे आज क्लास रोक रहा हूँ, कहीं नहीं जाइएगा। 2 मिनट में यहाँ पे पीडीएफ लगेगा, और पीडीएफ लगने के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपके बहुत सारे प्यार के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है। अरे 399 करके छोड़ दी हो, देख रहे हो सर, ये लगा कितने बदमाश लग 399 बहुत बढ़िया, 400 लाइव, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यार से आप सभी का है, धन्यवाद। हाँ, और हम भी इनसे प्यार करते हैं सर। बहुत बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी कर रहे हो मेहनत हमारे लिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सफलता की कुंजी है। आप जब हमें सफलता दोगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन वही पर आएगा जब आपका सफलता आएगा और आपका सिलेक्शन आएगा। इतने सारे बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं सर, तो वो जो जोश है, ऊर्जा है, वो बना रहता है, वो बना रहता है। तुम 12 बजे तो 12 बजे तक पढ़ो, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जुड़े रहो, हमारा एनर्जी ऐसे ही मेंटेन रहेगा। आने वाला जो 2 महीना है ना, हम लोग आप लोग को रगड़ के पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग बस ये एनर्जी मेंटेन करके रखो। सर यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि मैं बस्तर से जुड़ी हुई, नेटवर्क नहीं है। ये सर एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो बहाने मारते हैं। बहाने मारते हैं, है ना। बहानों वालों के लिए बहानों की कोई कमी नहीं है। और जिनको मेहनत करना है वो भाई पहाड़ पे चढ़ के पढ़ रहे हैं, देखो। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके बाद नवीन सर का क्लास होगा, कहीं नहीं जाएंगे।
ये 400 लोग अभी रुके रहेंगे। 5 नंबर का सवाल है और यहाँ पे तो 1 नंबर से बच्चे फेल हो जाते आगे पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट दशमलव में आगे पीछे आपका डिसाइड होता है। तो हैं, यहाँ तो पे ऐसे तो गिर जाते हैं। यहाँ पे तो आपका 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर मैं पूरा प्रिपेयर करके दिलाऊंगा, तो आप लोग को बिल्कुल जुड़े रहना है। ठीक है, टाइमिंग नोट कर लीजिए भैया। 5 से 6 आते हैं जीएस वाले गुरुजी शक्तिमान, और 6 से 7 आते हैं आपके प्रिय शिक्षक नवीन सर। ठीक है, चलिए तो जुड़े रहना है। मैं यहाँ पे आपसे अलविदा ले रहा हूँ, कल फिर मिलूंगा 6 से 7 के बीच में।